Hello student, today we are going to start our chapter number 8 कंट्रोल स्ट्रक्चर इन पाइथन। ओके, तो इस चैप्टर में बेटा हम जो हमारी पाइथन लैंग्वेज होती है, पाइथन कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, उसमें हम अपने प्रोग्राम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हमारे पास कंप्यूटर ही होना चाहिए, हम मोबाइल में भी पाइथन के प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है जिनमें हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देकर अपनी मन के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम कोई भी वर्क कंप्यूटर या मोबाइल से करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए कंप्यूटर की, जैसे कि सी प्लस प्लस, कोबॉल, पाइथन, जावा और भी कई सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें कि ये गेम एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हैं ये क्रिएट की जाती हैं। ठीक है, तो आज हमारी जो चैप्टर है सिलेबस में पाइथन, उसे हम देखेंगे कि पाइथन लैंग्वेज में हम कैसे अपने प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि पाइथन चैप्टर है वो 11th-12th में भी आपके है। आपका जो सिलेबस होगा 11 एंड 12th का, वहाँ भी एक ही चैप्टर, एक तरह से एक ही टॉपिक 11th और 12th दोनों में कंटिन्यू रहेगा, वो है पाइथन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं हम इसकी कोडिंग कैसे करेंगे हम इसकी, है ना। तो इसकी कोडिंग के लिए हमें अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जो कि है ये पाइड्रॉइड 3। देख रही है आपको, पाइड्रॉइड 3 ये एप्लीकेशन, ये आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी होगी। ठीक है, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं पाइड्रॉइड 3 नाम से। इस नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, ये आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस आएगा जहां आप अपनी कोडिंग टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैंने यहाँ एक प्रोग्राम ऑलरेडी क्रिएट है, कई सारे प्रोग्राम हैं मेरे जो यहाँ पहले से क्रिएट है। ठीक है, इसको हम खुद अपने मोबाइल से क्रिएट कर सकते हैं प्रोग्राम को। ओके, चलिए देखते हैं प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते। जाओ फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ आपको ये न्यू जो लिखा है ना ऊपर, ये नहीं मिलेगा। तो आपको जैसे ओपन करेंगे ये ब्लैंक एरिया है, जो मेरी कोडिंग है वो एरिया ब्लैंक होगा आपका। तो आपको क्या करना है, यहाँ इस ऑप्शन पर आना है और वहाँ आकर आपको इस ऑप्शन पे आना है, यहाँ क्लिक करना है न्यू पर। ये रहा न्यू ऑप्शन, न्यू क्लिक करेंगे तो एक न्यू ब्लैंक फाइल ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ अपना प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं और रन करा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ये हमारी कोडिंग एरिया है, यहाँ हम कोडिंग करेंगे। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं को हमें आउटपुट जो हमारी डिस्प्ले होगी, जो यूज़र के लिए होगी, जो सामने वाला देखेगा कि हाँ प्रोग्राम क्या कर रहा है, उस डिस्प्ले पर कोई भी चीज़ प्रिंट करानी हो तो कैसे होती है। उसके लिए कमांड है प्रिंट, उसके बाद ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में हम जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ बिल्कुल वैसा ही आउटपुट डिस्प्ले पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मैं प्रिंट कराता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट किया, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, हेलो वर्ल्ड, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जैसे ही मैं देखो ये येलो साइन है ना, ये रन कराने के लिए प्रोग्राम को। तो अभी मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट किया जिसमें सिर्फ मैं कमांड दे रहा हूँ कंप्यूटर को कि आउटपुट डिस्प्ले पर प्रिंट करा दीजिए हेलो वर्ल्ड। जैसे मैं एंटर करता हूँ प्रोग्राम रन कराने के लिए, ये देखिए ऊपर लिखा आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आपको शो नहीं हो रहा होगा आउटपुट, तो मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ फ़ॉन्ट का, ताकि आपको आउटपुट शो। ये देखिए ऊपर लिखा आ रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो आउटपुट डिस्प्ले में हमें जो भी दिखाना हो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसे प्रिंट के अंदर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, आउटपुट डिस्प्ले पर कोई भी कंटेंट हो उसे शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट फंक्शन, एक इनपुट फंक्शन होता है, ये क्या करता है, इनपुट फंक्शन होता है यूज़र से कोई भी वैल्यू लेने के लिए। फॉर एग्जांपल मुझे आउटपुट पर जो आउटपुट डिस्प्ले थी वहाँ यूज़र से वैल्यू एंटर करानी है। जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, एक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया कुछ कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, आपको रुपीज़ डॉलर में कन्वर्ट करने हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको वहाँ एंटर करना पड़ता है ना कि कितने मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो वही चीज़ यूज़र से कोई वैल्यू लेना, तो वो किसके थ्रू लेते हैं, वो लेते हैं हम इनपुट के थ्रू। इनपुट इक्वल टू और इनपुट ब्रैकेट, और फिर यहाँ पर कोई भी हम कुछ भी स्टेटमेंट लिख देते हैं जिसे रीड करके वो वैल्यू एंटर करे यूज़र। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट क्या हो, क्या मैसेज प्रॉम्प्ट हो जैसे देख कर यूज़र एंटर करेगा, तो बताना तो पड़ेगा ना क्या एंटर करे यूज़र, तो वो चीज़। फॉर एग्जांपल उससे मुझे किस एज लेनी है, तो मैंने बोल दिया एंटर
योर एज, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है तो एज इट इज़ ये प्रिंट हो जाएगा। जब यूज़र एंटर करेगा एज इसी लाइन को देखकर तो वो जो होगी वो कहीं सेव करा लेंगे हम। अब हमें जो सेव करानी है जिस जगह पर उसे हम नेम दे देते हैं एज। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया एज नेम से और उसमें क्या किया मैंने, इनपुट यूज़र से एक वैल्यू लूँगा, एंटर योर एज प्रिंट कराकर। तो जो भी इनपुट के अंदर लिखते हैं हम वो चीज़ वहाँ शो हो जाती है और जैसे ही यूज़र के बाद कोई नंबर एंटर करेगा तो वो नंबर जाकर उस जगह सेव हो जाता है जो इनपुट से पहले लिखा है, मतलब एज में। ठीक है, तो जब भी मैं एज को यूज़ करूँगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, जो यूज़र ने एंटर किया होगा वो। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन में, ये दोनों हमारे 2 लाइन है, ये प्रोग्राम में रन कराता हूँ ऐसे। एंटर योर एज लिखा रहा है और यूज़र भी मांग रहा है मुझसे नंबर, वो ये नंबर भी पूछा है, मैंने बोल दिया 27, एंटर किया, हेलो वर्ड। सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हो गई, फर्स्ट टू एग्जीक्यूट देन सेकंड हो गई। ठीक, चलिए बैक आते हैं। देखिए अब क्या हुआ, मैं एज भी प्रिंट कराना चाहता हूँ। हेलो, मैं लिख दिया राहुल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो ये आ जाएगा। मैं चाहता हूँ यूज़र ने जो एज दी है ना वो भी प्रिंट हो जाए, तो कॉमा हेलो राहुल यू आर ब्रैकेट क्लोज दिया, तो एज इट प्रिंट हो जाएगा ये, तो है ना। वो मैंने यही चीज़, मुझे एज जो है मुझे प्रिंट करानी है आउटपुट डिस्प्ले पर, तो मैं लिख देता हूँ हेलो राहुल यू आर, अब यहाँ पर मैं विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिख देता हूँ एज, तो क्या होगा एज की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, जो भी हम विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं प्रिंट के अंदर उसकी वैल्यू प्रिंट होती है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है। तो हेलो राहुल यू आर एज लिखा जाएगा 2016, जो भी टाइप करेगा, फिर हम दोबारा से ब्रैकेट में लिख देते हैं ईयर ओल्ड। ठीक, चलिए इसे रन करा के देखते हैं। रन कराया मैंने प्रोग्राम, वहाँ दिया मैंने 26, एंटर हुए मैंने किया 26, नीचे आ गया हेलो राहुल यू आर 26 ईयर ओल्ड। ठीक है, 26 क्यों आया, क्योंकि वहाँ एज लिखा हुआ था और एज की वैल्यू कंप्यूटर को पता है क्या है, पहले बता चुके हैं हम, एज की वैल्यू जो यूज़र एंटर करेगा वो होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिंट और एज फंक्शन। ठीक है, मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग बेटा एक एक करके नेक्स्ट स्टेप पर एक एक करके सारे फंक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 90 पे सबसे ऊपर जो एग्जांपल दिया है, पहले यूज़र से नेम लिया है, एंटर योर नेम, उसे सेव करा लिया नेम में, नेम नाम के वेरिएबल में, देन क्रिएट किया मार्क्स। जो वेरिएबल नेम क्रिएट करते हैं ना वो कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, बस ये याद रखना है पहले एक नंबर से ना स्टार्ट हो, फर्स्ट पोजीशन पर नंबर ना हो, सॉरी हाँ 1 2 3 4 इनमें से कोई डिजिट ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं वन नेम ये नहीं ले सकता, नेम वन ले सकता हूँ। तो वेरिएबल नेम जब भी हम क्रिएट करें तो याद रखिएगा स्टार्टिंग जो हो वेरिएबल की वो एक नंबर से ना हो और उसमें कोई स्पेस ना हो। ठीक है, चलिए और भी कुछ रूल्स होते हैं लेकिन आप ये 2 बेसिक रूल याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं नेम। पहले देखिए उसने नेम लिया है, बुक ओपन कर लीजिएगा बेटा आप अपनी, पेज नंबर 90 सबसे ऊपर प्रोग्राम है नेम इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम, ये लिखा आएगा, यूज़र एंटर करेगा अपना नेम, वो नेम में जाकर सेव हो जाएगा। फिर मार्क्स इंट इनपुट, ये क्या लिखा है इंट। अब इससे क्या होगा, इंट उसने लिख दिया इनपुट से पहले, तो इसके बाद जो भी यूज़र एंटर करेगा वो एक नंबर की तरह कंप्यूटर में सेव होगा, उस पर हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। अगर इंट नहीं लिखते तो जो नंबर सेव होंगे मार्क्स में हम उस पर कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई नंबर है जिस पर लग रहा है आपको कैलकुलेशन करनी होगी प्रोग्राम में, तो उसे इनपुट लेने से पहले इंट ले लीजिएगा, इंट लिख दीजिएगा। एंटर योर स्कोर इन मार्क्स इन मैथ, तो मैथ के जो उसके मार्क्स होंगे वो एंटर करेगा, वो कहाँ से हो जाएंगे मार्क्स में। प्रिंट योर नेम इज़, तो योर नेम इज़ एज इट इज़ आएगा और नेम की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, नेम की जो टाइप किया होगा। एंड यू हैव स्कोर्ड, नेक्स्ट लाइन में यू हैव स्कोर्ड ये लिखा आएगा एज इट इज़ और मार्क्स की उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मार्क्स इन मैथ। ये सिंपल प्रोग्राम है। नेक्स्ट आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ही होता है देखो, कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, हम जो अपने आउटपुट दिखाते हैं उसको एक कंडीशन पर डिपेंड होता है। जब हम चाहते हैं कि अगर ये चीज़ हो तो ये आउटपुट आ जाए, अगर ये कंडीशन हो तो ये आउटपुट आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट ने मार्क्स एंटर करे हैं अपने और उसके मार्क्स 30 से कम हैं तो लिखा आ जाए यू आर वेल, और 30 से ज़्यादा हैं तो लिखा आ जाए कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास्ड। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे होगी, वो मार्क्स एंटर करें हम बताएं वो पास है या फेल है। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, यूज़र से मार्क्स ले लेते हैं उसके मार्क्स और फिर लिख लेता हूँ मैं इनपुट।
इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज करके लिख देते हैं एंटर योर मार्क्स। ठीक, एंटर योर टोटल मार्क्स। उससे हम, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में लेना है तो हम इंट में यूज़ करते हैं इसे। ठीक है, ब्रैकेट टू ब्रैकेट स्टार्ट किए तो टू क्लोज कर दिए। अब मैंने क्या किया, यूज़र से वहाँ डिस्प्ले होगा एंटर टोटल मार्क्स, ऐसे देखकर यूज़र जो भी एंटर करेगा, क्योंकि इनपुट लिखा है तो यूज़र को कुछ ना कुछ एंटर करना पड़ेगा वहाँ, तभी कंप्यूटर नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा। माना उसने कोई भी नंबर एंटर किया, वो कहाँ जाकर सेव हो जाएगा, मार्क्स वेरिएबल में। ठीक है, अब मैं कंडीशन लगाता हूँ। कंडीशन लगाने के लिए हम लिखते हैं इफ़। ठीक है, इफ़ मैं चेक अपनी कंडीशन लगा देता हूँ, मार्क्स इफ स्टेट इफ लिखकर हम अपना कंडीशन लिख देते हैं, इफ मार्क्स इज लेस देन 30, कोई भी कंडीशन 33 लिख लीजिए, 39 लिख लीजिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अपनी कंडीशन लिख ली मैंने लिख दिया यहाँ ये। ठीक है, इफ मार्क्स इज लेस देन 33। तो अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, यूज़र ने जो मार्क्स एंटर करेगा वो 33 से कम होंगे, तो क्या प्रिंट हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट, सॉरी यू आर फेल्ड। ठीक है, 33 से कम है तो बच्चा फेल होगा। अब अगर कंडीशन ये फॉल्स हो जाए, मतलब यूज़र ने जो एंटर किया है उसको 33 से ज़्यादा है, तो क्या हो, तो क्या चाहिए, वो चाहिए, वो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में एंटर करके हम पीछे आ जाते हैं और फिर यहाँ लिख देते हैं हम एल्स, और फिर यहाँ कॉलन लगाकर अब वो चीज़ लिख देते हैं जो ऊपर की कंडीशन फॉल्स होने पर मुझे चाहिए। लिख देता हूँ प्रिंट कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास्ड। ठीक, प्रोग्राम सिंपल है। यूज़र से मार्क्स लिए मैंने, मार्क्स की वैल्यू मार्क्स में सेव कराई। अब मैंने कंडीशन लगा दी कि इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर लेस देन 30 देन प्रिंट सॉरी यू आर फेल्ड, अदरवाइज ये। अब क्या होगा, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो इसके अंदर जो लाइन लिखी है वो एग्जीक्यूट होती है। अगर कंडीशन यही फॉल्स हो जाती है तो जो अंदर लाइन लिखी है इसके वो एग्जीक्यूट नहीं होती, हमारा एग्जीक्यूशन सीधे एल्स के पास आ जाता है, और एल्स के अंदर जो लाइन लिखी होती है वो एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, अब रन कराते हैं, देखिए एंटर टोटल मार्क्स, तो मैंने बोल दिया मेरे हैं भाई माना, पहले हम पास करते हैं स्टूडेंट को, फिर फेल करके देखते हैं 50। ठीक है, तो जैसे ही एंटर करता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास्ड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें दोबारा रन कराता हूँ। अब मैं किसी सेकंड स्टूडेंट से मार्क्स एंटर कराता हूँ, उसके आए थे 29, तो अब क्या होगा, सॉरी यू आर फेल्ड। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। बस हमें क्या करना है, इसके बाद कंडीशन लगा दी, कंडीशन के बाद हमें वो चीज़ लिख देनी है नीचे जो कंडीशन ट्रू होने पर आए। ठीक है, फिर फॉल्स होने पर जो आए वो एल्स के नीचे लिख देना है हमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं कि अगर इसमें री एग्ज़ाम का भी मैटर है कि अगर बच्चे के मार्क्स 33 से 40 के बीच में है तो वो री एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, तो हम जब 3 कंडीशन हो जाती हैं तो हम लिख देते हैं एल इफ़, सेकेंड कंडीशन में एल इफ़ मार्क्स इज लेस देन 40 इज लेस देन 40। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब सी क्या लिखा मैंने कि अगर मार्क्स 33 से कम है तो फेल, और 33 से ज़्यादा होंगे तो वो नीचे आ जाएगा। इफ़ वाली एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, 33 से ज़्यादा हुए तो, माना वो 35 तो सेकंड लाइन पे आएगा, चेक करेगा जो मार्क्स एंटर किया 40 से कम है। हाँ, अगर वो 40 से कभी कम हुए तो लिखा आ जाएगा यहाँ जो भी हम लिखेंगे वो। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू गिव री एग्ज़ाम, टू गिव, आपको क्या करना होगा, री एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब अदरवाइज ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, तो ये भी फॉल्स हुई और ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एग्जीक्यूशन कहाँ आएगा, ये मतलब अगर मार्क्स की वैल्यू 33 से भी कम नहीं है और 33 से कम नहीं है मतलब 30 से ज़्यादा है, और 40 से भी कम नहीं है मतलब 40 से ज़्यादा है,
तब जाकर कॉन्ग्रेचुलेशन ये वाली लाइन पास होगी। ठीक है, अब देखते हैं। अब हमारा प्रोग्राम ये कहता है कि अगर यूज़र ने जो एंटर किया है 33 से कम है मार्क्स तो वो फेल आना चाहिए, 33 से 40 के बीच में तो री एग्ज़ाम आना चाहिए, अगर वो 33 से 40 से ज़्यादा है तो पास आना चाहिए। ठीक है, तो हम वो तो कर चुके थे, पास है। फिर अब हम देखते हैं, मैं एंटर करता हूँ 36, तो क्या आना चाहिए, री एग्ज़ाम, यू हैव टू गिव री एग्ज़ाम। ठीक है, सिंपल बिल्कुल। चलिए, ये हो गया इफ़, एलिफ और इफ़ एल्स, 3 स्टेटमेंट हो चुके हैं हमारे। नेक्स्ट आते हैं हम लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर लूप। देखिए फॉर लूप क्या कहता है, अब यही ना प्रोग्राम अभी देखिए मैं एक बार रन होता है बस, है ना, जो भी मैंने रन कराया एक बार रन हुआ बस। अब मैं चाहता हूँ ये एग्ज़ाम, ये प्रोग्राम ना 5 टाइम रन हो, जब मैं बार बार मार्क्स पूछे मुझसे वो। अब एक बार रन करके मैं 2 बार रन कराने के लिए इसे रन करना पड़ता है यहाँ से। तो अब मैं चाहता हूँ यही प्रोग्राम बार बार जितने भी चाहूँ, जितने उतने टाइम में एक ही बार में इस प्रोग्राम को रन करा सकता हूँ, मुझे बार बार रन पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये कैसे होगा, ये होगा लूपिंग के थ्रू। ठीक है, लूपिंग क्या है, एक मेथड है जिसके थ्रू हम सेम लाइन को जितने टाइम चाहें उतने टाइम प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, कैसे, लूप के लिए हम करते हैं फॉर आई की जगह कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं आप, एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक है, फिर लिखते हैं इन, और फिर लिख दीजिए रेंज, और आई इन रेंज, और ब्रैकेट में कोई भी नंबर लिख लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं लिख दिया 10। तभी 10 टाइम ये लाइन सारी रन होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, लेकिन इसको ना यहाँ से टैब की प्रेस करनी होगी। है ना, यहाँ से टैब, ये ध्यान रखना होगा कि जो भी हो वो टैब के बाद ही हो यहाँ से, तभी कंप्यूटर को पता चलेगा कि ये सब इसके अंदर है, मतलब ये चीज़ रन करानी है हमें। ठीक है, सबके लिए मैंने क्या किया, एक एक टैब दे दिया है बस, सिंपल। अब देखते हैं, 10 टाइम तो रन ज़्यादा हो जाएगा, मैं कराता हूँ 3 टाइम करा लेता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, एंटर योर मार्क्स, मैंने बोला 45, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास्ट। थोड़ा स्पेस हो गया आई थिंक उसमें, तो उसमें पास्ट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ना स्पेस मूव कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए एंटर योर टोटल मार्क्स, मैंने किया 88, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास। दोबारा ही प्रोग्राम रन हो गया, दोबारा वो पूछा है एंटर योर टोटल मार्क्स, मैंने बोल दिया 23, सॉरी यू आर फेल्ड, एंटर योर टोटल मार्क्स, मैंने बोल दिया 37, यू हैव टू गिव एग्जाम। ठीक है, 3 टाइम रन हो गया, अब लिखा है प्रोग्राम फिनिश। 3 टाइम क्यों रन हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैंने 3 टाइम ये लिखा था फॉर आई इन रेंज 3, तो ये इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो 3 टाइम रन होगा, सिंपल। ठीक है, अब आते हैं जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट होता है बेटा ब्रेक। ब्रेक एक वर्ड है, जहाँ भी हम उसे यूज़ करते हैं वो चीज़ ब्रेक हो जाती है। ठीक है, जब भी वो ब्रेक लिख दूंगा मैं, जब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने ब्रेक लिखा, यहाँ पे इस लाइन को रिमूव करके मैंने ना पूरी को ब्रेक लिख दिया, तो जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी ना तो प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा, चाहे वो कितने टाइम भी चला हो, चाहे फर्स्ट टाइम में ही चाहे सेकेंड टाइम में। जब भी मैं ब्रेक लिखूँगा, यहाँ ब्रेक लिख दूंगा, इसको हटा के प्रोग्राम सीधा एग्जीक्यूशन से बाहर, मतलब जो लूप चल रहा होगा वो लूप फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फॉर आई रेंज से होता है क्या है, ये पहले 1 टाइम रन होगा, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम। जहाँ ब्रेक लिख मिल गया उसे, वो ब्रेक के बाद लूपिंग करना बंद कर देगा। ठीक है, अगर यहाँ कंटिन्यू एक और होता है जंप स्टेटमेंट, कंटिन्यू कर देता हूँ तो वो लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। मैंने कहीं भी किसी भी कंडीशन में कंटिन्यू लिख दिया, तो अगर वो कंडीशन ट्रू भी हो गई तो क्या होगा, लूप कंटिन्यू रहेगा। लेकिन ब्रेक लिख दिया तो लूप वहीं फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, आपका ये प्रोग्राम यहाँ फिनिश हो गया बेटा, ये आपका चैप्टर। मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप कर दूंगा ग्रुप में। ओके, आप कुछ प्रोग्राम सिंपल प्रोग्राम है क्रिएट करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा।